नमस्कार। आज हम एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प नोट्स और अंश हैं। ये बिजनेस बढ़ाने, मार्केटिंग और सोच के नज़रिए पर है। लगता तो है कि ये खास तौर पर लॉ फर्म्स के लिए लिखे गए हैं, पर इनमें कई आइडियाज ऐसे हैं जो मतलब कहीं भी काम आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद इन स्रोतों से सबसे अहम जानकारी और वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज निकालना। हाँ। हम देखेंगे कि सफलता के लिए सही नजरिया मतलब माइंडसेट कितना जरूरी है, और फिर कुछ ठोस मार्केटिंग तकनीकों पर भी बात करेंगे। सही। तो चलिए खोलते हैं इसे। शुरुआत करते हैं माइंडसेट से। ये विचार कि सफलता का 95% हिस्सा रवैये पर निर्भर करता है, कैलेंडर की तारीखों पर नहीं। ये सुनने में काफी दमदार है। हाँ, और स्रोत इस बात पे काफी जोर देते हैं कि ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं है। उनका साफ कहना है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे इच्छा शक्ति से बदला जा सकता है, और यही आपके बिजनेस के नतीजों की एक तरह से बुनियाद है। हाँ, मतलब यही नजरिया तय करेगा कि आप मौकों को देख पा रहे हैं या सिर्फ मुश्किलों को। बिल्कुल। और इस पॉजिटिव नजरिए को बनाने के लिए स्रोत कुछ क्लासिक किताबें पढ़ने का सुझाव भी देते हैं, जैसे डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, वो तो है ही। और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग भी। और अर्ल नाइटिंगेल की द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये सब जी, इन्हें सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ना है। स्रोत कहते हैं कि ये एक तरह के टूल हैं अपनी सोच को बिजनेस के लक्ष्यों के हिसाब से ढालने के लिए। और वो जिग जिगलर का एक कोट भी है उसमें, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आपको जीतने की योजना बनानी होगी, जीतने की तैयारी करनी होगी और जीतने की उम्मीद करनी होगी। ये योजना और तैयारी वाली बात खास है। सही कहा, योजना और तैयारी। और यहीं से बात आगे बढ़ती है बिजनेस के विश्लेषण की तरफ। सोच सही रखना तो ठीक है, वो नींव है, लेकिन अगला कदम है अपने बिजनेस को गहराई से समझना, इन नोट्स के हिसाब से। और यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्रोत कहते हैं कि करीबन 97% व्यवसायी मतलब बिजनेस ओनर्स खुद से कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछते ही नहीं है। हाँ। क्या वाकई? ये तो सोचने वाली बात है। इतने सारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते होंगे? क्या उनके पास समय नहीं है, या शायद वो जवाबों का सामना करने से कतराते हैं? शायद दोनों ही बातें हो सकती हैं। स्रोत कुछ खास सवाल सुझाते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट शुरू में कहाँ से आए थे, वो अब मुझसे क्यों खरीदते हैं, मेरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और वो ऐसा क्या खास दे रहे हैं जो मैं नहीं दे रहा हूं। और एक बहुत अहम सवाल, मेरे एक टिपिकल क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, मतलब जीवन भर में उससे कितनी कमाई हो सकती है। अच्छा। सिर्फ इन सवालों के जवाब ढूंढने की जो प्रक्रिया है ना, वही बिजनेस को उसकी असलियत दिखा देती है। और कहाँ सुधार की गुंजाइश है ये भी साफ हो जाता है। हाँ, और लाइफ टाइम वैल्यू जानने से ये भी तो पता चलता है कि नए क्लाइंट लाने पर कितना खर्च करना समझदारी है। बिल्कुल सही है। सही कहा। जब आप अपनी पोजीशनिंग और अपने क्लाइंट्स को बेहतर समझ जाते हैं, तभी तो सही मार्केटिंग कर सकते हैं। और स्रोत कुछ प्रैक्टिकल मार्केटिंग टिप्स पर भी आते हैं, खासकर फोन कॉल्स को कैसे हैंडल किया जाए। लगता है इस मामले में बहुत सी बिजनेस मौके गंवा देती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या बताई गई है, खराब कॉल हैंडलिंग। सलाह ये दी जाती है कि कॉल पे कंट्रोल रखें, सामने वाले की ज़रूरत को ठीक से समझें, मतलब उन्हें क्वालिफाई करें, और एक तयशुदा स्पष्ट प्रक्रिया अपनाएं। जैसे उन्होंने एक तलाक के कंसल्टेशन कॉल का उदाहरण दिया है। पहले उपलब्धता बताएं, फिर तैयारी के लिए क्या मटेरियल भेजना है उसका जिक्र करें, और फिर अपॉइंटमेंट पक्का करें। अच्छा। इससे होता यह है कि जो संभावित क्लाइंट है उसे सुरक्षित महसूस होता है और एक भरोसा बनता है, पसंद और विश्वास। और भरोसा बनाने का एक और मजबूत तरीका जो स्रोत बताते हैं वो है सबूत दिखाना, यानी टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज। पर ये सिर्फ अच्छा काम किया कहने से ज्यादा होने चाहिए, है ना? बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि सिर्फ तारीफें इकट्ठी ना करें, क्लाइंट से स्पेसिफिक सवाल पूछें। जैसे आप हमारे साथ काम करके असल में क्या हासिल करना चाहते थे? आपका अनुभव कैसा रहा? और जो लोग हमारे साथ काम करने की सोच रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और जो तथ्यात्मक जवाब होते हैं, फैक्ट बेस्ड, वो ज्यादा असरदार होते हैं। जैसे स्रोत में उदाहरण है, हम अपनी इनहेरिटेंस टैक्स लायबिलिटी को 50,000 पाउंड कम करना चाहते थे। ये बहुत पावरफुल है। हाँ,
ये तो है। उन्होंने वो ब्रेन सर्जन वाली मिसाल भी दी है कि लोग 100% सक्सेस रेट वाले को चुनेंगे, न कि 85% वाले को। मतलब नतीजे बोलते हैं। सही। और फिर पर्सनल ब्रांडिंग का आइडिया भी है कि बात ये नहीं कि आप किसे जानते हैं, बल्कि ये कि आपको कौन जानता है। हाँ, अपने फील्ड में एक जाने माने एक्सपर्ट के तौर पर खुद को स्थापित करना, ये मार्केटिंग के MMM सिद्धांत से जुड़ता है ना। मार्केट, मैसेज, मीडिया। हाँ, बिल्कुल। स्रोत मार्केटिंग को सरल बनाने की कोशिश करते हैं। अपना मार्केट पहचाने, यानी आपके ग्राहक कौन है, अपना मैसेज तैयार करें, यानी उनसे क्या कहना है, और सही मीडिया चुनें, मतलब उन तक कैसे पहुंचना है। और सबसे जरूरी बात जो बार बार आती है, वो है लगातार एक्शन लेना, कंसिस्टेंट एक्शन। शायद एक डेली चेकलिस्ट बनाकर इसे पक्का किया जा सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि ये स्रोत एक पूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी सोच, अपना नजरिया सही करें। हाँ, वो पहली सीढ़ी है। फिर अपने बिजनेस का गहराई से विश्लेषण करें, वो मुश्किल सवाल पूछें, और उसके बाद व्यवहारिक मार्केटिंग तकनीकों को जैसे कॉल हैंडलिंग और सबूत वाले प्रशंसा पत्र लगातार अमल में लाएं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, सही मानसिकता होगी तो आप विश्लेषण करने की हिम्मत और स्पष्टता रखेंगे, और फिर उस विश्लेषण से जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर सही मार्केटिंग एक्शन लगातार करने की प्रेरणा मिलेगी, चाहे वो आपकी फोन प्रक्रिया सुधारना हो या अच्छे टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करना। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जो स्रोत उठाते हैं मूल्य निर्धारण यानी प्राइसिंग के बारे में, वो एक बड़ा उत्तेजक सवाल पूछते हैं, क्या आप अपनी कीमतें दोगुनी कर सकते हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं लगता, ये इस बारे में है कि आप बाजार में खुद को कैसे रखते हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या है, और ग्राहक आपकी सेवा का क्या मोल समझता है, परसीव्ड वैल्यू। हाँ, पोजीशनिंग और परसीव्ड वैल्यू। तो सवाल ये है कि क्या एक मजबूत पोजीशनिंग और बेहतर परसीव्ड वैल्यू आपको ज्यादा कीमत मांगने का अधिकार दे सकती है? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ